हेलो एवरीवन, एग्जाम वार्निंग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बिहार पुलिस से संबंधित जीव विज्ञान के प्रश्नों को देखेंगे। दोस्तों, इसमें 100 प्रश्न शामिल हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, बीसीजी का टीका किस रोग से बचाता है? तो बीसीजी का टीका टीबी के रोकथाम के लिए उपयोग किया जाता है। तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्षय रोग को ही टीबी कहा जाता है, इसे तपेदिक भी कहा जाता है, यक्षमा भी कहा जाता है। ये सब टीबी का ही नाम है, आप इसको ध्यान रखिएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बीसीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? बेसिल कैलमेट गुइरिन। क्या नाम है इसका? बेसिल कैलमेट गुइरिन इसका पूरा नाम है। और इसकी खोज किसने की थी? तो 1921 में अल्बर्ट क्लाइमेट और कैमली गुइरिन ने इसकी खोज की थी और इन्हीं के नाम पर इसका नाम पड़ा है। ठीक है। और टीबी किस वजह से फैलता है? तो ये बैक्टीरिया से फैलता है। किसकी वजह से? तो बैक्टीरिया से फैलता है। बैक्टीरिया का क्या नाम है? माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। क्या नाम है? माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के द्वारा टीबी फैलता है। आप इसको ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और एक है डीपीटी का टीका। क्या है? डीपीटी का टीका। डीपीटी का टीका किसके लिए लगता है? पहले इसका फुल फॉर्म बताइए। डीपीटी का होता है डिप्थीरिया। क्या होता है? डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टिटनेस। किसके लिए लगता है? डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस मतलब काली खांसी और टिटनेस के लिए लगता है ये डीपीटी का टीका। बात करते हैं अगर हम पोलियो की, तो पोलियो के वैक्सीन की खोज किसने की थी? तो जॉन साल्क ने की थी। किसने? जॉन साल्क ने पोलियो की वैक्सीन की खोज की थी। अगर पूछा जाए ओरल पोलियो की वैक्सीन किसने खोज किसने की थी? तो साबिन ने की थी। किसने की थी? साबिन ने ओरल पोलियो वैक्सीन की खोज की थी। एक प्रश्न और बनता है कि भारत ने टीबी उन्मूलन का लक्ष्य कब तक रखा है? तो 2025 तक रखा है। आप इसको भी ध्यान रखिएगा। और चेचक की टीके की खोज किसने की थी? तो एडवर्ड जेनर ने की थी। आगे बढ़ते हैं। टीकाकरण का जनक किसे माना जाता है? तो टीकाकरण का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एडवर्ड जेनर को टीकाकरण का जनक कहा जाता है। बाकी का बात करते हैं हम लिनियस की, तो लिनियस को क्या कहा जाता है? वर्गीकरण का पिता कहा जाता है लिनियस को। ठीक है। और फ्लेमिंग ने जो है क्या दिया था? सॉरी, पेंसिलिन की खोज की थी। किसकी खोज की थी? तो पेंसिलिन की खोज किसने की थी? फ्लेमिंग ने की थी। मेंडल की बात करते हैं, तो मेंडल को आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है। आनुवंशिकी का पिता किसे कहा जाता है? तो मेंडल को कहा जाता है। आप इसको ध्यान रखिएगा। आगे अगला प्रश्न है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में दिखने वाला एकमात्र कोशिका अंगक है, तो कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राइबोसोम। देखिए, एक होता है प्रोकैरियोटिक और एक होता है यूकैरियोटिक। ये जो प्रोकैरियोटिक होता है ये क्या होता है? ये अर्ध विकसित होता है या अविकसित होता है। और यूकैरियोटिक क्या होते हैं? ये पूर्ण विकसित होते हैं। ये प्रोकैरियोटिक में कौन आता है? तो अमीबा आता है, नील हरित शैवाल आता है, जीवाणु आता है। ठीक है। और पूर्ण में क्या आता है? तो इसमें यूकैरियोटिक में आता है स्तनधारी आते हैं, मनुष्य आते हैं। ठीक है। पादप आते हैं किसमें? यूकैरियोटिक में। और प्रोकैरियोटिक में एकमात्र पाया जाता है राइबोसोम पाया जाता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राइबोसोम को क्या कहा जाता है? तो प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। दोस्तों, मैं जो बोल रहा हूं उसको आप ध्यान से सुना करिए। ठीक है। लाइसोसोम को क्या कहा जाता है? इसे कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है। ठीक है। और माइट्रोकांडिया को ऊर्जा कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। माइट्रोकांडिया को आप इसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नाभिक। नाभिक किसमें नहीं पाया जाता है? तो नाभिक जीवाणु में नहीं पाया जाता है। जीवाणु में नाभिक नहीं पाया जाता है। आरबीसी में नाभिक नहीं होता है। प्लेटलेट्स में नाभिक नहीं होता है। नाभिक के केंद्र की कोशिका के केंद्र की खोज यानी नाभिक की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट ब्राउन ने इसकी खोज की थी। किसने? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। अगर पूछा जाए कोशिका की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। और अंतः प्रदब्बी जालिका की बात करते हैं हम इसकी। ये जो होता है ये दो प्रकार का होता है। एक इसमें होता है रफ और एक होता है सॉफ्ट। जो रफ होता है इसमें राइबोसोम होता है। राइबोसोम को क्या कहा जाता है? तो प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। जो सॉफ्ट होता है इसमें लिपिड पाया जाता है, लिपिड वसा होता है। ठीक है। और गाल्जी को किस नाम से जानते हैं? तो इसे कहा जाता है कोशिका का ट्रैफिक पुलिस। कोशिका का ट्रैफिक पुलिस का किसे कहा जाता है? तो गाल्जी काय को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? खाद्य पदार्थों का आवागमन करता है गाल्जी काय। और माइट्रोकांडिया इसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। साधारण मानव में गुणसूत्र होते हैं, कितने होते हैं? तो 23 जोड़े होते हैं, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 46 होते हैं। एक प्रश्न और बनता है,
लिंग का निर्धारण किसके द्वारा होता है? तो नर गुणसूत्र के द्वारा होता है। किसके द्वारा? नर गुणसूत्र के द्वारा होता है। नर में कौन पाया जाता है? एक्स वाई पर होता है। क्या होता है? ये मेल होता है। एक्स एक्स क्या होता है? तो ये फीमेल होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है, तो क्या होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्परिवर्तन। उत्परिवर्तन क्या होता है? जीन में साधारण परिवर्तनों के उपरांत नए जीव बनते हैं, जिससे अन्य विभिन्नताएं बढ़ जाती हैं। इन परिवर्तनों को उत्परिवर्तन कहा जाता है। ये परिवर्तन अस्पष्टता वंशानुगत होते हैं। ठीक है, और सहभागिता क्या होता है? तो दो गुणसूत्रों का जुड़ना क्या होता है? सहभागिता होता है। बहुगुणसूत्रात्मक, देखिए यूकैरियोटिक में क्या होता है? यूकैरियोटिक में बहुगुणसूत्रीय होता है। अब प्रोकैरियोटिक कैसे होते हैं? तो ये एक गुणसूत्रीय होते हैं। ठीक है, आप इसको ध्यान रखिए। बहुत अगर पूछा जाता है कि विविधता, विविधता जो है किसमें पाई जाती है? तो ये लैंगिक जनन में पाई जाती है, जिसमें लैंगिक जनन होता है। ठीक है, और किसमें नहीं पाई जाती है? अलैंगिक जनन में विविधता नहीं पाई जाती है। अगला प्रश्न है, जंत कोशिका में निम्न में से क्या अनुपस्थित होता है? तो जंत कोशिका में क्या नहीं पाया जाता है? ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेलुलोज की कोशिका भित्ति जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है। ये किसमें पाई जाती है? तो ये पादप कोशिका में पाई जाती है। किसमें? पादप कोशिका में पाई जाती है। देखिए, जंतु कोशिका में क्या नहीं पाई जाती है? कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। और क्या नहीं पाया जाता है इसमें? देखिए, और जंतु कोशिका में लाइसोसोम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? जंतु कोशिका में लाइसोसोम पाया जाता है, और पादप में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। युग्लिना के अलावा जंतु में जो है किसी में भी लवक नहीं पाया जाता है। जंतु कोशिका में युग्लिना के अलावा लवक नहीं पाया जाता है, और पादप में क्या होता है? लवक पाया जाता है। ठीक है, और ये जो जंतु कोशिका होते हैं प्रायः आकार में छोटी होती है, और पादप कोशिका क्या होती है? आकार में बड़ी होती है। ठीक है, आप इसको ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बाकी माइटोकॉन्ड्रिया को उसके क्या कहा जाता है? कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन किसमें होता है? तो ये जनन कोशिकाओं में होता है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जनन कोशिकाओं में। यानी जैसे एक्स एक्स है और एक्स वाई है, इसमें क्या होता है? तो अर्धसूत्री विभाजन होता है। यही मिलकर चाहे एक्स एक्स बनते हैं और एक्स वाई बनते हैं। ठीक है, जनन कोशिकाओं में होता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कायिक कोशिका का विभाजन क्या होता है? काट कर। देखिए, काट कर नए जीव का निर्माण क्या कहलाता है? कायिक कोशिका विभाजन कहलाता है। ठीक है, इसमें किसमें होता है? तो ये हाइड्रा में होता है, अमीबा में होता है। आप इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, एक होता है समसूत्री विभाजन। क्या होता है? समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन शरीर के सभी भागों में होता है। ये अर्धसूत्री जनन कोशिकाओं में होता है, और सभी भागों में क्या होता है? तो ये समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन से घाव का भरना होता है, ये समसूत्री विभाजन से होता है। और घाव को भरने के लिए कौन सा विटामिन चाहिए होता है? विटामिन के। और रक्त का थक्का बनने के लिए कौन सा घाव भरने के लिए विटामिन सी, और रक्त का थक्का बनने के लिए विटामिन के। आप इसको ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगला प्रश्न है, सामान्य मानव रक्त है। सामान्य मानव रक्त कैसा है? तो पूछ रहा है। तो थोड़ा क्षारीय है। क्या हो जाएगा? थोड़ा क्षारीय। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका पीएच कितना होता है? 7.4 इसका पीएच होता है। जल की बात करते हैं तो जल क्या होता है? उदासीन होता है। जल का पीएच कितना होता है? 7 होता है। और लार क्या होता है? लार क्या होता है? ये थोड़ा अम्लीय होता है लार। नमक कैसा होता है? तो नमक जो है ये भी उदासीन होता है। आप इसको ध्यान रखिएगा। पीएच जो होता है 7 होता है तो क्या होता है? उदासीन होता है। 7 से अधिक होगा तो क्या होगा? क्षारीय, और 7 से कम होगा तो अम्लीय होता है। आप इसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा रक्त समूह यूनिवर्सल यानी सार्वभौमिक दाता? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, आप सभी को पता होगा, सिंपल सा है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओ जो होता है ये क्या होता है? यूनिवर्सल डोनर होता है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ग्राही कौन होता है? तो AB प्लस होता है। ठीक है, आप इसको ध्यान रखिएगा। और ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? तो कार्ल लैंडस्टीनर ने ब्लड ग्रुप की खोज की थी। आप इसको भी ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। रक्त में पाए जाने वाला डैश शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है। रक्त में पाए जाने वाला डैश शरीर में ऑक्सीजन परिवहन कौन करता है? आप सभी को पता है, आरबीसी करता है, यानी लाल रक्त कण। का ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आरबीसी में क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन पाया जाता है, और इसी की वजह से क्या होता है? रक्त का रंग लाल होता है आरबीसी की। ठीक है, और आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन होता है। और इसे किस नाम से जानते हैं? तो इसे एरेथ्रोसाइट्स के नाम से जाना। किस नाम से? एरेथ्रोसाइट्स के नाम से जाने जाता है आरबीसी का। और आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? तो प्लीहा को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? प्लीहा को कहा जाता है। आप ध्यान से सुनिए, मैं सारा रिवीजन करवा दे रहा हूं।
सफेद रक्त कणिका यानी WBC, तो ये इसका कार्य क्या होता है? संक्रमण से रक्षा, यानी संक्रमण से रक्षा कौन करता है? तो WBC करता है। इसे और क्या कहा जाता है? ल्यूकोसाइट्स कहा जाता है। इसका जीवन काल कितना होता है? 10 से 13 दिन, किसी किसी में 13 से 20 दिन दिया है, ठीक है। और प्लेटलेट्स क्या होता है? प्लेटलेट्स का और क्या कहा जाता है? इसे थ्रम्बोसाइट कहा जाता है। आप नाम जरूर ध्यान रखिएगा, अक्सर पूछा जाता है। थ्रम्बोसाइट किसे कहा जाता है? तो प्लेटलेट्स को कहा जाता है। और ब्लड के थक्का बनने में सहायता प्रदान करता है ये प्लेटलेट्स। और कौन सा विटामिन? तो विटामिन के भी रक्त का थक्का बनने में सहायता प्रदान करता है। अब प्लाज्मा की बात करते हैं तो यह CO2 हार्मोन एवं अपशिष्ट पदार्थों को ले जाने का कार्य करता है रक्त में। आप इसका ध्यान रखिएगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला है वायवीय श्वसन क्या है? वायवीय श्वसन क्या है? देखिए, दो टाइप के श्वसन होते हैं, एक वायवीय होता है और एक होता है अवायवीय। तो अवायवीय जो होता है इसमें ऑक्सीजन नहीं होता है, ठीक है, ऑक्सीजन नहीं होता। और इसमें क्या होता है? ऑक्सीजन होता है, ठीक है। तो यही होता है वायवीय श्वसन। तो देख लेते हैं ऑप्शन क्या हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी, ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन क्या कहलाता है? वायवीय श्वसन कहलाता है। और सबसे अधिक ऊर्जा इसी में होती है, वायु इसी में, ठीक है। अगला है 13वां है, डैश होमोग्लोबिन में मौजूद प्रोटीन है। होमोग्लोबिन में कौन सा प्रोटीन पूछ रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्लोबिन जो होता है ये होमोग्लोबिन में पाया जाता है। होमोग्लोबिन किसमें होता है? ये आरबीसी में। आरबीसी, और इसी की वजह से क्या होता है? ये क्या करता है? ऑक्सीजन का परिवहन करता है और इसी की वजह से रक्त का रंग लाल होता है। आप इसको ध्यान रखिएगा। और एल्बुमिन किसमें पाया जाता है? ये मूत्र में पाया जाता है। किसमें? मूत्र में पाया जाता है एल्बुमिन। आप इसको ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला है रक्त में सफेद रक्त, तो यानी जो WBC होता है उसका क्या पूछ रहा है? तो उसका कार्य क्या होता है? अभी पीछे मैंने बताया, संक्रमण से रक्षा करता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। शरीर में संक्रमण से बचाते हैं ये WBC। इसका एक अन्य क्या नाम है? ल्यूकोसाइट। आप इसको ध्यान रखिएगा, ऐसे पूछ लिया जाता है डायरेक्ट। ल्यूकोसाइट इसे कहा जाता है। इसका जीवन काल क्या होता है? एक कितना होता है WBC का? तो 10 से 13 दिन होता है इसका जीवन काल, ठीक। और प्रोटीन होमोग्लोबिन ले जाते हैं तो ये RBC होता है। पोषक तत्व कौन ले जाते हैं? तो ये प्लाज्मा हो जाएगा। और खून जमने में मदद कौन करता है? तो विटामिन के करता है। विटामिन के और प्लाज्मा, ठीक है, विटामिन के और प्लाज्मा करता है, ठीक है। आप इसको ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है ये। आगे बढ़ते हैं, मनुष्यों की सामान्य स्पंदन दर यानी पल्स रेट कितना होता है? पल्स रेट कितना होता है मनुष्य का? तो 72 से 80 होता है। कितना होता है? 72 से 80, यानी 70 से 80। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, कोई जीव जितना छोटा होगा उतना पल्स रेट उसका ज्यादा होगा। जैसे छोटे बच्चों का पल्स रेट कितना होता है? तो 100 से 108 के बीच में होता है छोटे बच्चों का पल्स रेट। आप इसको ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है? अभी पीछे बताया किसके कारण। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हीमोग्लोबिन के कारण लाल, मतलब रक्त का रंग लाल होता है, ठीक है। क्या कार्य होता है? और किसका? होमोग्लोबिन का, ऑक्सीजन का परिवहन। अगला प्रश्न है, हमारे शरीर में रक्त का दाब होता है। रक्त का दाब क्या होता है? ये वायुमंडलीय दाब से थोड़ा अधिक होता है। किससे होता है? वायुमंडल थोड़ा अधिक। तो ऑप्शन बी इसका थोड़ा अधिक हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वायुदाब किससे नापते हैं? तो बैरोमीटर से नापते हैं। किससे नापते हैं? तो बैरोमीटर से वायुदाब को नापा जाता है। अगला है, RH कारक का नाम संबंधित है एक प्रकार के। तो RH का किससे संबंधित है? तो ये ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा, बंदर से। RH फैक्टर का क्या होता है? ये रोग का पता लगाने में इसका प्रयोग किया जाता है। और एंटीजन इसी से पता लगा जाता है। किससे? एंटीजन पता लगा जाता है RH कारक से। और ये बंदर से संबंधित है, रीसस नामक, ठीक है। रीसस नामक बंदर पर यह प्रयोग किया गया था, रीसस नामक बंदर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन से प्राणी समुद्रों में पाए जाते हैं? समुद्रों में कौन से प्राणी पाए जाते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा ये समुद्रों में पाया जाता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पोरीफेरी की बात करते हैं, इसमें कौन सा होता है? स्पंज, साइफा और साइकॉन और स्पंजिला किसमें आता है? पोरीफेरा में आता है। मोलस्का में कौन सा आता है? तो घोंगा, ऑक्टोपस, सीपिया, ये सब किसमें आते हैं? मोलस्का में आते हैं। आप इसको ध्यान रखिए, बाकी मत्स्य वर्ग आप सभी को पता ही होगा। अगला है, अमीबा जिस प्रक्रिया के द्वारा भोजन प्राप्त करता है वह कहलाती है। तो अमीबा किसके द्वारा पूछ रहा है भोजन प्राप्त करता है? तो ये प्राप्त करता है अंतःकोश का। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाह्य से पूछा जाए तो बाह्य से कौन प्राप्त करता है? तो कवक प्राप्त करता है, फंजाई प्राप्त करता है। आप इसको ध्यान रखिएगा। कोश, ये जो है अमीबा कैसा है? तो ये प्रोकैरियोटिक है। पूछा जाता है अमीबा का प्रचलन अंग पूछा जाता है तो कूटपाद, ध्यान रखिए, कूटपाद इसका प्रचलन अंग होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है?
एक कोश की जीव पूछ रहा है, एक कोश की जीव का उदाहरण कौन सा है? तो प्रोटोजोआ, अमीबा, नीलहरित। सवाल कैसे हैं? तो ये एक कोश कीजिए, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एनिलिडा वर्ग से संबंधित नहीं है, एनिलिडा में कौन नहीं पूछ रहा है, तो इसमें कौन सा नहीं है? स्केरिस, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्केरिस मतलब गोल क्रीम होता है, ठीक है, गोल क्रीम होता है। ये किसमें आता है? तो ये आता है निमेटोडा में। किसमें आता है? निमेटोडा में आता है। ठीक है, आप इसको ध्यान रखिएगा। इसी को निमेटोडा का और क्या कहा जाता है? इसके हेलमिंथीज कहा जाता है, आप इसको ध्यान रखिए। अल्लाह त्वची श्वसन डैश होता है, त्वचा से श्वसन किसमें होता है? तो केचुआ में होता है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाए। केचुआ में होता है, जोक में होता है, क्या सा होता है? त्वची श्वसन होता है। पक्षियों की बात करते हैं तो पक्षियों में किससे श्वसन होता है? तो फेफड़े से होता है। किससे? फेफड़ों। इंसानों में किससे होता है? तो फेफड़े से। मछलियों में किसमें होता है? तो गलफड़े यानी गिल से होता है। और मेढक का किसमें होता है? तो मेढक से तीनों में होता है, फेफड़े से होता है, गिल्स में होता है, त्वचा से होता है। मेढक क्या होता है? तीनों से लेता है। ठीक है, अगला है सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा है? सबसे बड़ा स्तनपायी जीव पूछ रहा है, कौन सा है? आप सभी को तब पता है, ब्लू व्हेल। ऑप्शन वी करेक्ट क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ब्लू व्हेल जो है सबसे बड़ा स्तनधारी। पृथ्वी पूछा जाए तो पृथ्वी पर है, यानी जो है स्थल पे, तो अफ्रीकी हाथी। अफ्रीकी हाथी सबसे बड़ा स्थलीय जीव है। अगला है आहार नाल। आहार नाल के किस भाग में भोजन अंतिम रूप से पचता है? किसमें पचता है अंतिम रूप से? ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। छोटी आंत में अंतिम रूप से भोजन पचता है। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। और अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए हमारी टेलीग्राम चैनल को, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। तो आहार नाल के किस भाग में अंतिम रूप से पाचन होता है? ऑप्शन डी छोटी आंत में अंतिम रूप से होता है। ठीक है, आप इसको ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पे क्या होता है? मुख गुहा में क्या होता है? शुरुआत कहाँ होती है? मुख गुहा से होती है। मुख गुहा में क्या होता है? लार होता है। ठीक है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? दो प्रकार का एंजाइम पाया जाता है। एक टाइलिन होता है, क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइलिन किसमें होता है? तो लार में होता है। टाइलिन का काम क्या होता है? ये स्टार्च को माल्टोज में तोड़ देता है। किसमें? स्टार्च को किसमें तोड़ता है? माल्टोज में तोड़ता है, आप इसको ध्यान रखिएगा। और एक इसमें लार में और एक एंजाइम होता है, उसका क्या नाम है? लाइसोजाइम। लाइसोजाइम और टाइलिन किसमें होता है? तो लार में होता है। टाइलिन का काम क्या होता है? स्टार्च को माल्टोज में। डायरेक्ट प्रश्न बनता है कि टाइलिन का कार्य क्या? स्टार्च को माल्टोज में तोड़ता है, आप इसको ध्यान रखिएगा। अब प्रोटीन का पाचन कहाँ शुरू होता है? तो ये अमाशय में होता है। ठीक है, अमाशय में प्रोटीन। ठीक है, ये जठर रस, अमाशय जठर रस स्रावित करता है। ठीक है, और बड़ी आंत, इसमें जल का अवशोषण होता है। जल का अवशोषण किसमें होता है? तो बड़ी आंत में होता है, आप इसको ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। मैं सारा रिवीजन, सारे ऑप्शन को बता दे रहा हूँ। ठीक है, आप ध्यान से सुना करिए, रिवीजन ही क्लास एक प्रकार से, आप जल्दी जल्दी इसको करने की कोशिश कीजिए। मानव शरीर में निम्न में से किसका आकार साइज सबसे बड़ा होता है? यानी मानव शरीर में सबसे बड़ा आकार किसका होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यकृत का। आप सभी को पता है यकृत क्या करता है? ये पित्त का श्रावण करता है। किसका? पित्त का श्रावण करता है। अब पित्त का जहां संग्रह होता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे पित्ताशय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पित्ताशय कहा जाता है। और ये पित्त का कार्य क्या होता है? ये देखिए, पित्त क्या है होता है? ये वसा का तोड़ने का कार्य करता है। वसा को कौन तोड़ता है? तो पित्त तोड़ता है, और इसे छोटे छोटे कदम तोड़ देता है। इसे क्या कहा जाता है? इमल्सीकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इमल्सीकरण कहा जाता है। डायरेक्ट प्रश्न बनता है, इमल्सीकरण क्या होता है? कि कौन करता है? ये वसा को तोड़ने का काम करता है पित्त। ठीक है, और पित्त क्या करता है? विटामिन ए, डी, ई, के, ये जो विटामिन है ए, डी, ई, के, ये क्या होते हैं? ये वसा में घुलनशील होते हैं। ठीक, क्या होते हैं? वसा में घुलनशील कौन होते हैं? विटामिन ए, डी, ई, के होते हैं। ये क्या करता है? ये भी जो है पित्त क्या इसका अवशोषण करता है, आप इसको ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। अब हम किसको देखते हैं? प्लीहा। प्लीहा को क्या कहा जाता है? तो इसे आरबीसी का कब्र ग्राह कहा जाता है। अग्नाशय की बात करते हैं तो यहाँ से इसकी बीटा कोशिकाओं से क्या होता है? इससे इंसुलिन का श्रावण होता है। किसका? इंसुलिन का श्रावण होता है। ठीक है, और थायराइड से ये थायरॉक्सिन हार्मोन्स का श्रावण करता है थायराइड। आगे बढ़ते हैं। केला किस विटामिन का एक अच्छा स्रोत है? केला किस विटामिन का अच्छा स्रोत है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। केला विटामिन बी का अच्छा स्रोत है। विटामिन सी का अच्छा स्रोत कौन सा है? खट्टे फल होता है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो स्कर्वी होता है। कौन सा? स्कर्वी। विटामिन बी से कौन सा होता है? तो बेरी होता है। विटामिन डी की बात करते हैं, इससे कौन होता है? रिकेट्स होता है। और ये किसमें पाया जाता है? विटामिन सूर्य के प्रकाश में सर्वाधिक मिलता है। और विटामिन ए की बात करते हैं तो विटामिन ए किसमें पाया जाता है? गाजर, मछली में क्या होता है? विटामिन ए। और इससे कमी से क्या होता है? तो रथौंधी होता है।
आगे बढ़ते हैं, मानव शरीर का एकमात्र अंगक जो पुनः विकसित पुनः सृजित हो सकता है, तो कौन सा है? तो जिगर यानी यकृत है। कौन सा है? लीवर है। लीवर जो है ये पुनः विकसित हो सकता है। ठीक है, सबसे अधिक कोशिका विभाजन किसमें होता है? तो यकृत में होता है। और सबसे कम पूछा जाए तो सबसे कम होता है न्यूरॉन में। किसमें? सबसे कम कोशिका विभाजन किसमें होता है? न्यूरॉन में। न्यूरॉन ये मस्तिष्क की इकाई है। ठीक है, आप इसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगर यहाँ से बताया, यहाँ से क्या होता है? इंसुलिन का श्रवण होता है। ठीक है, और तिल्ली या प्लीहा इसे कहा जाता है, तिल्ली। और ये क्या होता है? आरबीसी का कब्रगाह होता है। आगे बढ़ते हैं, एंजाइम टाइलिन, अभी बताया था ना, एंजाइम टाइलिन किससे होता है? तो ये लार में होता है। किसमें होता है? लार में होता है। और ये क्या करता है? किसको तोड़ता है? टाइलिन किसको तोड़ता है? तो स्टार्च को माल्टोज में तोड़ देता है टाइलिन। ठीक है, स्टार्च को माल्टोज में कौन तोड़ता है? टाइलिन तोड़ता है। बाकी अग्नाशय, तो अग्नाशय बताया। ठीक है, अग्नाशय अमाशय ये सब आगे बताऊंगा अभी। अगला है, मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? तो मनुष्य में जो है पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? तो मुख से। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, श्लीपाद अर्थात फील पांव रोग निम्नलिखित के द्वारा होता है। फील पांव यानी हाथी पांव कह रहा है। क्या होता है? हाथी पांव। इसे क्या कहा जाता है? हाथी पांव। ये किसके कारण होता है? ये बुचुरेरिया के कारण। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब पूछा जाता है किसके काटने से होता है? ये किसके? तो क्लूसेक्स नामक मच्छर से होता है। किससे होता है? क्लूसेक्स जो है ये इसका वाहक होता है, क्लूसेक्स मच्छर। और ये जो है फील पांव यानी हाथी पांव किससे होता है? तो ये परजीवी रोग है। कैसे है? तो परजीवी रोग है। आप इसको ध्यान रखिएगा। किससे होता है? बिचुरेरिया ब्रायन क्रॉफ्टी, ध्यान रखिए, बिचुरेरिया ब्रायन क्रॉफ्टी से होता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु रोग नहीं है? विषाणु मतलब वायरस रोग नहीं पूछ रहा है। कौन सा नहीं है? देखिए, डेंगू। डेंगू कैसा है? तो डेंगू है। ठीक है, और एड्स भी है। टाइफाइड नहीं है। टाइफाइड किसके होता है? तो बैक्टीरिया के कारण होता है। किसके कारण? बैक्टीरिया के कारण होता है टाइफाइड। और किस बैक्टीरिया के कारण होता है? तो साल्मोना टाइफी के कारण। किसके कारण? साल्मोनेला टाइफी के कारण किस होता है? तो ये टाइफाइड होता है। ठीक है, कैसा है? बैक्टीरिया से होता है। और बाकी इन्फ्लुएंजा, एड्स ये सब क्या होते हैं? किससे होते हैं? तो वायरस होते हैं। एक पूछा जाता है डेंगू। ये जो डेंगू होता है ये किस, इसका वाहक कौन सा होता है? एडीज मच्छर होता है। कौन सा? एडीज होता है। एडीज मच्छर डेंगू का वाहक होता है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु द्वारा होता है? जीवाणु द्वारा मतलब ये बैक्टीरिया से कौन सा रोग होता है? बैक्टीरिया से पूछ लिया है, तो जीवाणु द्वारा कौन सा होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ सॉरी यहाँ पे होना चाहिए जीवाणु द्वारा नहीं होता। कौन सा रोग जीवाणु द्वारा नहीं होता? आप सुधार लीजिएगा, नहीं होता है। कौन सा नहीं होता है? तो मलेरिया नहीं होता है। ठीक है, बाकी टाइफाइड, एंथ्रेक्स, क्षय रोग ये किससे होता है? बताया ना पहले क्वेश्चन में ही, क्षय रोग और टाइफाइड भी ये सब किससे होता है? तो बैक्टीरिया से होता है। बाकी मलेरिया किससे होता है? तो ये परजीवी रोग है। ठीक है, प्रोटोजोआ से होता है। किस प्रोटोजोआ से? प्लाज्मोडियम से होता है। किससे? प्लाज्मोडियम से। और इसका वाहक कौन होता है? मादा एनेफ्लीज होता है। ध्यान रखिए, एक डेंगू का होता है वो एडीज मच्छर होता है। डेंगू का कौन सा? एडीज मच्छर। और ये जो मलेरिया का होता है ये मादा एनाफ्लीज होता है। कौन सा? मादा एनाफ्लीज होता है। अब मलेरिया की दवा जो होती है किससे बनाई जाती है? तो ये इसकी दवा कौन सी है? कुनैन। और ये किससे बनती है? तो चिनकोना की छाल से बनती है। आप इसको ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, काली खांसी को डैश भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? परट्यूसिस कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। मैंने पहले क्वेश्चन बताया था, डीपीटी का टीका। ठीक है, डीपीटी का टीका इसी के रोकथाम के लिए लगाया जाता है। डिप्थीरिया के लिए और काली खांसी के लिए और टिटनेस के लिए लगाया जाता है डीपीटी का टीका। ये कंटमाला क्या होता है? ये कंटमाला क्या है? ये घेघा नामक रोग है। घेघा को कहा जाता है कंटमाल। किसके कारण होता है? तो आयोडीन की कमी से होता है। बाकी रुबेला क्या है? ये वायरस है। इससे किससे क्या होता है? इससे खसरा होता है। और वारियोला क्या होता है? ये चेचक। इससे क्या होता है? ये भी वायरस है, चेचक होता है। एक होता है वायरिसेला, ये तो होगा वारियोला। एक होता है वायरिसेला, उससे क्या होता है? चिकन पॉक्स होता है। आगे बढ़ते हैं, कैंसर के ऊतकों की जांच के लिए डैश की जाती है। कैंसर के ऊतकों की क्या की जाता है? बायोप्सी की जाती है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, मांसपेशियों में होने वाली बीमारी के लिए जांच के लिए भी किसका क्या होता है? बायोप्सी होता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक होता है एलिसा। क्या होता है? एलिसा। एलिसा किसके जांच के लिए होता है? तो एड्स के लिए जांच, एड्स की जांच के लिए होता है। किसके लिए? एड्स की जांच के लिए एलिसा होता है। और एड्स किसके होता है? तो HIV नामक वायरस से होता है एड्स। और ये किसे प्रभावित करता है? तो प्रतिरक्षा तंत्र को प्रभावित करता है। टी सेल्स को ये क्या करता है? नष्ट कर देता है। अगला है, उपर्युक्त खाद्य श्रृंखलाओं में से कौन है?
कौन से हैं? तो खाद्य श्रृंखला पहले क्या होता है, उत्पादक होता है, उसके बाद शाकाहारी, उसके बाद मांसाहारी। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें जब पेड़ पौधे आते हैं पादक में, ठीक है। आगे है उत्पादक में पारिस्थितिकी शब्द को सर्वप्रथम प्रतिपादित करने का श्रेय दिया जाता है? किसे दिया जाता है? पारिस्थितिकी शब्द को, तो इससे दिया जाता है रीटर को। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर पूछा जाए पारिस्थितिकी तंत्र का जनक किसे कहा जाता है, तो टेंसले को कहा जाता है। किसे? टेंसले को कहा जाता है। आप इसको ध्यान रखिएगा। बाकी ब्राउन ने क्या किसकी खोज की थी, तो ये केंद्रक की खोज की थी। कोशिका के केंद्रक की खोज किसने की थी, तो ब्राउन ने की थी। हर्बेरियम खुराना ने, तो ये जीन संश्लेषण की। और अरस्तु को क्या कहा जाता है, इन्हें जीव विज्ञान का पितामह कहा जाता है, अरस्तु को। आप इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस का एक उदाहरण है? ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण पूछ रहा है, तो ग्रीन हाउस गैस में कौन आते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प, CFC, मेथेन, ये सब किसमें आते हैं? तो ग्रीन हाउस गैस में आते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये सबसे जल्दी जो है रक्त में घुलती है। कार्बन मोनोऑक्साइड ये भी जहरीली गैस है। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक चयन द्वारा स्पीसीजों का विकास सिद्धांत किसने दिया था? जो सिद्धांत किसने दिया था? डार्विन ने दिया था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेंडल की बात करते हैं, तो इन्हें क्या कहा जाता है? आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है, ठीक है। लैमार्क को क्या कहा जाता है? तो इन्हें उपार्जित लक्षणों, इन्होंने क्या दिया था? उपार्जित लक्षणों की वंशगत सिद्धांत दिया था इन्होंने। आप ध्यान रखिएगा। मॉर्गन को क्या कहा जाता है? तो आधुनिक आनुवंशिकता का जनक कहा जाता है। किसे? मॉर्गन को। आप इसको ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं, किस युग के दौरान डायनासोर फले फूले? तो किस युग के दौरान? बहुत इंपॉर्टेंट। ऑप्शन डी मेसोजोइक ईरा में, ठीक है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो क्या था? ऑप्शन डी ह्यूगो डी व्रीज ने। ये सब ऐसे फैक्ट वाले क्वेश्चन है, तो ये अक्सर एग्जाम में प्रश्न बनते हैं, आप इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, वृक्कों की निस्पंदन इकाइयों को क्या कहते हैं? यानी वृक्क की इकाई क्या होती है किडनी की? ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेफ्रॉन। नेफ्रॉन क्या होता है? ये वृक्क की इकाई होती है। और न्यूरॉन क्या होती है? न्यूरॉन किसका होता है? ये तंत्रिका यानी मस्तिष्क की इकाई क्या होती है? तो ये न्यूरॉन होती है। आप इसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, डैश मानव में अमोनिया जो जहरीला है को यूरिया में बदलता है। अमोनिया को यूरिया में कौन बदलता है? तो लीवर बदलता है, यानी यकृत बदलता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये क्या स्रावित करता है? तो पित्त रस स्रावित करता है। क्या करता है? तो पित्त रस स्रावित करता है। अग्नाशय की बात करते हैं, यहाँ से क्या स्रावित होता है? इंसुलिन स्रावित होता है। इंसुलिन का काम क्या होता है? ये ब्लड शर्करा को यानी ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है। और बड़ी आंत में क्या होता है? ये जल का अवशोषण होता है। क्या होता है? जल का अवशोषण। तो बड़ी आंत में जल का अवशोषण होता है। आप इसको ध्यान रखिएगा। किडनी का कार्य क्या काम होता है? रक्त को छानता है। ध्यान रखिए, यूरिया में कौन बदलता है? लीवर। और ये किडनी क्या करता है? ये रक्त को छानता है। अला मानव सॉरी, हाँ ठीक है, मानव वृक्क पथरी या पत्थर में पाया जाने वाला प्रमुख रासायनिक यौगिक है। यानी जो मानव में पथरी होता है, किसमें? किडनी स्टोन होता है, तो ये इसमें क्या पाया जाता है पूछ रहा है। तो इसमें क्या पाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्जिलेट। कैल्शियम ऑक्जिलेट और कैल्शियम फास्फेट होता है इसमें। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? पीला रंग किसके कारण होता है? ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यूरोक्रोम के द्वारा जो है मूत्र का रंग पीला होता है। अला, मनुष्यों का निम्न में से कौन सा अंग उत्सर्जक अंग के रूप में कार्य नहीं करता? उत्सर्जक अंग पूछ रहा है, कौन सा नहीं है? तो छोटी आंत नहीं, ये 5 अंग है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाए। बाकी त्वचा से पसीना वगैरह निकलता है, उत्सर्जन। बड़ी आंत क्या होता है? ये भी इसमें जो कायम बच्चा होता है, ये भी उत्सर्जन उसी में होता है। और फेफड़ा क्या होता है? फेफड़े से भी CO2 का उत्सर्जन होता है। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा, ये सब उत्सर्जन के भाग है। बाकी ये छोटी आंत, ये पाचन तंत्र का भाग है। अला, निम्न में से कौन सा भाग मूत्राशय और वृक्क को जोड़ता है? मूत्राशय और वृक्क, देखिए वृक्क है और मूत्राशय कौन जोड़ता है? तो ये मूत्राशय इसको कौन जोड़ता है? तो मूत्रवाहिनी जोड़ती है, मूत्रवाहिनी होती है। कौन जोड़ता है? तो ये ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मूत्रवाहिनी। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रोटेस्ट ग्रंथि किसके नीचे मौजूद होती है? प्रोटेस्ट ग्रंथ किसके मौजूद होती है? तो मूत्राशय के नीचे मौजूद होती हैं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब प्रोटेस्ट जो ग्रंथि होता है, और इसी के कारण क्या होता है? स्पर्म का रंग जो है सफेद होता है। अगला प्रश्न है, मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधों का प्रयोग किया था? किस पौधे को? मटर के लिए। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 7 जोड़ी मटर का प्रयोग किया था। अगला है, जनकों से संतति में संप्रेषित होने वाले लक्षण किसमें विद्यमान होते हैं?
जनकों से संतति में संप्रेषित होने वाले लक्षण जीन में होते हैं, यानी एक से दूसरे में जाते हैं जीन से। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी बाकी मैं बताती हूँ, गोल्जी का किसे क्या कहा जाता है, इसे ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है। राइबोसोम को क्या कहा जाता है, प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर का पीएच, मानव शरीर का पीएच कितना होता है, तो 7 से 7.8 होता है। ऑप्शन डी सॉरी ऑप्शन बी ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, थोड़ा सा छारी। अला यौन प्रजनन में माता पिता का योगदान होता है, माता पिता का योगदान कितना होता है, तो आधा आधा होता है। तो आज क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, अपने जीन का आधा हिस्सा होता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है बच्चों का लिंग डैश से प्राप्त होने वाले वंशानुगत गुणसूत्र द्वारा निर्धारित होते हैं, यानी बच्चों को जो लिंग निर्धारण होता है किसकी वजह से होता है, कि मेल होगी फीमेल, तो किसके पिता की वजह से होता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक्स एक्स क्या होता है, तो ये क्या होता है, एक्स एक्स फीमेल होता है। एक्स वाई क्या होता है, मेल होता है। और 20 प्लस एक्स क्या होता है, तो ये एक्स 20 प्लस वाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, मेल हो जाएगा। 20 प्लस एक्स हो जाएगा तो फीमेल होता है। ठीक है, अगला है आयोडीन किस हार्मोन के संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है। आयोडीन जो है किसके लिए आवश्यक होता है, किस हार्मोन्स के लिए, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थायरॉक्सिन। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी एड्रिनल, इसे क्या कहा जाता है, लड़ो और उड़ो हार्मोन किसे कहा जाता है, तो एड्रिनल को कहा जाता है। किससे स्रावित होता है, अधवृक्क से या स्रावित होता है। इसे आपातकालीन हार्मोन भी कहा जाता है। ऑक्सिन क्या होता है, ये वृद्धि हार्मोन होता है। इंसुलिन क्या होता है, तो इंसुलिन जो है बताया था ना, ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है। किससे स्रावित होता है, अग्नाशय से स्रावित होता है। अला अधिकतर एंजाइम होते हैं, एंजाइम जो होते हैं ये अधिकतर क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रोटीन से क्या बनता है, ऊतक बनते हैं, ऊतक से अंग बनता है, अंग से क्या बनता है, शरीर बनता है। ठीक है, आप इसको ध्यान रखिएगा। और सबसे ज्यादा ऊर्जा कौन देता है, तो वसा देता है। अगला प्रश्न है, पुरुषों में जनन क्षमता वृद्धि करने वाला हार्मोन कौन सा है, तो पुरुषों का हार्मोन कौन सा है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, टेस्टोस्टेरोन हो जाएगा। बाकी एस्ट्रोजन ये कौन सा होता है, ये फीमेल हार्मोन होता है। इंसुलिन क्या होता है, बताया ना अभी, इंसुलिन जो है ब्लड शुगर कंट्रोल करता है। अगला प्रश्न है, डैश मनुष्य में अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं पूछ रहा है, तो यकृत नहीं होगा। यकृत जो है ये बृहस्रावी ग्रंथ है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी अधर्विक शीर्षवृक्क पीयूष ग्रंथ, ये क्या होता है, ये अंतःस्रावी ग्रंथ है। पीयूष ग्रंथ को मास्टर ग्रंथ कहा जाता है और ये सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथ है। अगला प्रश्न है, गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन्स की सुई लगाई जाती है, किसके लिए कौन सी लगाई जाती है, ऑप्शन बी ऑक्सीटोसिन लगाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, आपातकालीन स्थिति के दौरान कौन सा हार्मोन उपार्जित होता है। आपातकालीन स्थिति के दौरान कौन सा, अभी बताया ना कि लड़ो और उड़ो, या आपात कौन सा होता है, एड्रिनल होता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अधवृक्क से स्रावित होता है। अगला इंसुलिन हार्मोन का स्रावण डैश से होता है, बता कई बार आ चुका है ये। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अग्नाशय की बीटा कोशिकाओं से इसका स्रावण होता है इंसुलिन, और क्या करता है, ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर की वह ग्रंथि जो एंजाइम और हार्मोन दोनों स्रावित करती है, तो कौन सी है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अग्नाशय एवं पाचक ग्रंथि। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर भंडारित रहता है, कहाँ भंडारित रहता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यकृत में भंडारित रहता है। और यकृत और किसका स्राव करता है, तो ये पित्तरस का स्राव करता है। आगे बढ़ते हैं, किस हार्मोन्स की कमी के कारण मधुमेह रोग होता है। मधुमेह रोग किसके कारण होता है, तो इंसुलिन। ऑप्शन किसका, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी एड्रिनल, इसे लड़ो या उड़ो हार्मोन कहा जाता है। थायरॉक्सिन घेगा रोग। ऑक्सीटोसिन ये क्या होता है, ये वृद्धि हार्मोन है। अगला है, सेरोलॉजी का डैश अध्ययन किया, सेरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, छिपकली का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी मच्छर और तिलचट्टा क्या है, कीट है। और कीटों का अध्ययन किसमें किया जाता है, तो एंटोमोलॉजी में किया जाता है। ठीक है, और सांप का अध्ययन किसमें किया जाता है, तो इसमें किया जाता है सर्पेंटोलॉजी में किया जाता है। आप इसको ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। और इसे एक और नाम से जानते हैं, ओपियोलॉजी भी कहा जाता है सांप के अध्ययन को। आगे बढ़ते हैं, पादप में किसका अध्ययन, पादप विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है, पौधों का। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और हम देखते हैं मानव शरीर संरचना। देखिए, एक होता है बाह्य के अध्ययन को क्या कहा जाता है, फिजियोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फिजियोलॉजी कहा जाता है। और आंतरिक अंगों को क्या कहा जाता है, तो इसे एनाटॉमी कहा जाता है। क्या, एनाटॉमी कहा जाता है। और मानव मनोविज्ञान का क्या कहा जाता है, साइकोलॉजी कहा जाता है। और मानव व्यवहार के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है एंथ्रोपोलॉजी। क्या, एंथ्रोपोलॉजी कहा जाता है मानव व्यवहार का अध्ययन। आप इसको ध्यान रखिएगा। अगला है, टैक्सोनॉमी मूल रूप से
डैश से संबंधित है। टैक्सोनॉमी किससे संबंधित है? ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जैव विविधता से यह संबंधित है। आगे बढ़ते हैं, पौधों के किस भाग में हमें कॉफी मिलता है? कॉफी किस भाग से मिलता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बीज से मिलता है, बीज या कली ने, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कली। बाकी पत्ती से कौन सा होता है? चाय मिलता है, ठीक है। छाल से, जैसे दालचीनी किससे होता है? दालचीनी छाल से, मतलब दालचीनी छाल से प्राप्त होती है। आगे बढ़ते हैं, चावल के खेतों में मिट्टी की उर्वरता को डैश द्वारा बेहतर किया जा सकता है, किसके द्वारा? तो नीले हरित सवाल, ये क्या होते हैं? नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, ठीक है, आप इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी जिप्सम जो होता है, जिप्सम को अगर 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं तो ये किसका निर्माण करता, क्या हो जाता है? पीओपी, पीओपी यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। इसका फार्मूला क्या होता है? CaSO4 इंटू हाफ H2O होता है, ठीक है, हाफ H2O होता है। और जिप्सम का क्या होता है? CaSO4 इंटू 2H2O होता है, क्या होता है? इंटू 2H2O होता है, इसमें हाफ होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लुई पास्चर को किस खोज के लिए जाना जाता है? पीछे मैंने बताया था किसके खोज के लिए जाना जाता है? रेबीज का टीका, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लुई पास्चर ने रेबीज का टीका की खोज की थी। पोलियो का टीका किसने किया था? तो जॉन साल्क ने किया था, ठीक है। अगर ओरल पूछा जाए तो शेबिन ने किया था, ठीक है, साबिन ने किया था। आगे बढ़ते हैं, मेरू रज्ज निकलती है, तो मेरू रज्ज कहाँ निकलती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेडुला से, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अनैच्छिक क्रिया कहाँ से संचालित होती है? तो मेडुला से, जैसे हार्ट, फेफड़ा, ये पाचन, ये सब क्या होता है? ये अनैच्छिक क्रिया होता है, जिसपे हमारी इच्छा ना हो, ठीक है, मतलब जिसमें हम कंट्रोल ना कर सकें। बाकी प्रमस्तिष्क क्या होता है? तो सोचना, याददाश्त, ये सब किसमें होता है? प्रमस्तिष्क होता है। अनुमस्तिष्क क्या होता है? इसमें क्या होता है? तो ये शरीर का नियंत्रण किससे होता है? अनुमस्तिष्क से। पोन्स क्या होता है? श्वसन दर के लिए जिम्मेदार होता है पोन्स, आप इसको ध्यान रखिएगा। अल्लाह, इनमें से कौन सी एक स्वैच्छिक कार्रवाई नहीं है? स्वैच्छिक कार्रवाई यानी मतलब अपने ऊपर कंट्रोल, कौन सा नहीं है? ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर। दिल की धड़कन तो को हम थोड़ी कंट्रोल करते हैं, ठीक है, ये कैसी क्रिया है? तो ये अनैच्छिक क्रिया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मानव मस्तिष्क का वह हिस्सा कौन सा है जिसमें विचारों का संग्रह होता है? विचारों का संग्रह, अभी पीछे मैंने बताया था ना, याददाश्त और सोचना किसमें होता है? तो अग्र मस्तिष्क में होता है। किसमें होता है? अग्र मस्तिष्क में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी अन्न मस्तिष्क में यानी पश्च मस्तिष्क में क्या होता है? शरीर का नियंत्रण होता है, ठीक है। और मध्य मस्तिष्क ये आंख से संबंधित होता है। अगला प्रश्न है, डैश दो न्यूरॉन के बीच का स्थान, दो न्यूरॉन के बीच का स्थान क्या कहलाता है? तो इसे क्या कहा जाता है? सिनेप्स कहा जाता है, क्या? सिनेप्स, आप इसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस पौधों से तेल प्राप्त होता है? आप सभी को पता है, ऑप्शन के साथ सूरजमुखी से तेल प्राप्त होता है। आगे बढ़ते हैं, डैश बहुविखंडन द्वारा जनन करता है, बहुविखंडन द्वारा जनन कौन करता है? देख लेते हैं, खमीर, प्लाज्मोडियम, राइजोपोवस और प्लेनेरिया, तो कौन करता है? ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्लाज्मोडियम, ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, कवक की कोशिका भित्ति बनी होती है, कवक की कोशिका भित्ति जो होती है किससे बनी होती है? काइटिन से बनी होती है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पादप की किससे बनी होती है? तो सेलुलोज से बनी होती है। किससे? सेलुलोज से बनी होती है पादप की कोशिका। और शैवाल की कोशिका किससे बनी होती है? ये भी किससे बनी होती है? सेलुलोज से बनी होती है, आप इसको ध्यान रखिएगा। अगर बात करते हैं हम जीवाणु की, जीवाणु यानी बैक्टीरिया किसकी बनी होती है कोशिका भित्ति? तो ये पेप्टिडोग्लाइकिन से बनी होती है। किससे? पेप्टोग्लाइकिन से बना होता है जीवाणु की कोशिका। आगे बढ़ते हैं, डैश समूह के पौधों को समानता शैवाल कहा जाता है। किस समूह के पौधे को क्या कहा जाता है? शैवाल कहा जाता है। किसमें आता है ये? थैलोफाइटा में। किसमें? ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, थैलोफाइटा। और थैलोफाइटा किसमें आता है? अपुष्पी में आता है। क्रिप्टोगेम्स, आप इसको क्या कहा जाता है? क्रिप्टोगेम्स कहा जाता है। उसमें टेरोफाइटा, बायोफाइटा और थैलोफाइटा आते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, टेरिडोफाइटा होते हैं, टेरिडोफाइट जो होते हैं ये क्या होते हैं? तो ये बीज रहित होते हैं। क्या होते हैं? बीज रहित होते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, द्विनिषेचन डैश का गुणसूत्र है। 81 है, द्विनिषेचन किसका है? किसका है? तो द्विनिषेचन किसमें होता है? तो आवृत बीजी, आवृत बीजी यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है? कहते हैं एंजियोस्पर्म कहते हैं, एंजियोस्पर्म कहते हैं, ठीक है, एंजियोस्पर्म। ये दो प्रकार के होते हैं, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री, ठीक है। और ये अनावृत जीवी होते हैं, इसे क्या कहा जाता है? इसे जिनोस्पर्म कहा जाता है। क्या कहता है? जिनोस्पर्म, जिसमें क्या होता है? छिलका नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं, आनुवंशिकी पदार्थ का विनिमय कब होता है? आनुवंशिकी पदार्थ का विनिमय कब होता है? क्या होगा? जब लैंगिक जनन होगा। ऑप्शन क्या होगा?
ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन से क्या होता है, विविधता पाई जाती है, विविधता, ठीक है, विविधता पाई जाती है। अगर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी अलैंगिक जनन से क्या होता है, विविधता नहीं पाई जाती है। किसमें होता है अलैंगिक जनन, तो पादप में होता है, पादप में विविधता नहीं पाई जाती है। और मुकुलन के द्वारा क्या होता है, मुकुलन से ठीक है, हाइड्रा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पुरुष में प्राथमिक यौन अंग कौन सा होता है, प्राथमिक यौन अंग पूछ रहा है, कौन सा होता है, वृषण होता है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी ये जो प्रोटेस्टेट है, ये की वजह से क्या होता है, स्पर्म का सफेद रंग होता है। अगला प्रश्न है, भ्रूण के लिए भोजन संग्रहित करने वाली जनन कोशिकाओं को डैश कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, किसमें, तो मादा क्या होता है, क्या पूछ रहा है, भ्रूण के लिए भोजन संग्रहित करने वाली जनन कोशिकाओं को डैश कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, मादा युग्मक कहा जाता है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डैश के द्वारा शुक्राणु वृषण से बाहर आते हैं, किसके द्वारा, तो शुक्रवाहिनी, शुक्राणु किससे आते हैं, शुक्रवाहिनी, ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से छोड़े गए श्वास में डैश शामिल होता है, श्वास पूछ रहा है किसमें क्या शामिल होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाइट्रोजन जितना हम लेते हैं उतना बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ऊर्जा का उपयोग करते हुए पायरुविक का विघटन कहाँ होता है, पायरुविक का विघटन कहाँ पे होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सी जीव प्रक्रिया रासायनिक ऊर्जा को उष्ण ऊर्जा में बदलती है, उष्ण ऊर्जा में कौन सी बदलती है, तो श्वसन क्रिया, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। श्वसन प्रक्रिया रासायनिक ऊर्जा को उष्ण ऊर्जा में बदलती है। आगे बढ़ते हैं, मानव शरीर में अनाक्षी श्वसन कहाँ होता है, तो अनाक्षी श्वसन कहाँ पे होता है, तो कोशिका के द्रव्य में, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनाक्षी। और ऑक्सी श्वसन किसमें होता है, तो ऑक्सी श्वसन क्या होता है, सभी कोशिकाओं के माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सी श्वसन होता है, इसको ध्यान रखिए, माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सी। अगला प्रश्न है, डैश बनाने में ईस्ट का प्रयोग किया जाता है, ईस्ट का प्रयोग किसमें किया जाता है, शराब बनाने में, शराब बनाने में। देखिए C6H12O6, ठीक है, C6H12 ग्लूकोज, इसमें क्या होता है, ईस्ट का मिलाया जाता है, तो क्या होता है, क्या बनता है, C2H5OH प्लस CO2 प्लस H2O बनता है, ठीक है। ये क्या है, तो ये है एथाइल एल्कोहल, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, मानव शरीर में दो हड्डियां आपस में कैसे जुड़ी होती हैं, मानव शरीर में दो हड्डियां आपस में कैसी जुड़ी होती हैं, तो किसके द्वारा, तो लिगामेंट के द्वारा, यानी अस्थिबंध, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब पूछा जाए, हड्डी और अस्थि किससे जुड़ी होती है, तो ये टेंडन से जुड़ी होती है, किससे, टेंडन से जुड़ी होती है, ऑप्शन ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा खनिज हड्डियों के लिए आवश्यक है, तो कैल्शियम और फास्फेट, यानी कैल्शियम और फास्फोरस, कैल्शियम और फास्फोरस हड्डियों के लिए आवश्यक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पेशी ऊतक है जो बिना थके जीवन भर लगातार कार्य करता है, जीवन भर कौन सा कार्य करता है, तो कौन करता है, तो हृदय पेशी करता है, ऑप्शन बी। अगर ये बंद हो गया तो जीवन भी खत्म हो गया। बाकी कंकाल पेशी सब तो कमजोर हो जाती है, लेकिन हृदय पेशी क्या होता है, ये बिना थके जीवन भर कार्य करता रहता है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अलग कौन सा अस्थायी ऊतक एक पौधों को कठोर और मजबूत बनाता है, कौन सा, तो मृदु ऊतक होता है, कौन सा होता है, मृदु ऊतक होता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मृदु क्या कहा जाता है, ऑप्शन बी स्क्लेरेकाइमा कहा जाता है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, हिंदी में मृदु ऊतक कहा जाता है, ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, रक्त और हड्डियां डैश के उदाहरण है, रक्त और हड्डियां कैसे उदाहरण है, तो संयोजी ऊतक है। अगर पूछा तरल संयोजी ऊतक कौन सा है, तरल संयोजी ऊतक कौन सा, रक्त, ठीक है, रक्त जो है ये तरल संयोजी ऊतक है। अगला प्रश्न है, डैश एक जटिल अस्थायी ऊतक है, जटिल अस्थायी ऊतक पूछ रहा है, तो जाइलम और फ्लोएम जो है ये क्या होते हैं, जटिल अस्थायी ऊतक, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम का क्या काम क्या होता है, जल का संवहन, जल का संवहन कौन करता है, जाइलम, और खनिज लवणों का संवहन कौन करता है, तो फ्लोएम करता है। आगे अगला प्रश्न है, उस विटामिन का नाम बताइए जिसकी कमी के कारण अत्यधिक खून बहने लगता है, खून यानी कमी हो जाए तो कौन, यानी रक्त का थक्का किससे बनता है, तो विटामिन के से बनता है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, विटामिन के। बाकी विटामिन ए से कौन सा रोग होता है, तो कौन सा होता है इससे, तो रतौंधी रोग होता है, इसका रासायनिक नाम क्या है, रेटिनॉल है। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है, तो थायमिन इसका है, इससे क्या होता है, तो बेरी होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, एस्कॉर्बिक अम्ल। आप विटामिनों को जो रासायनिक नाम जरूर ध्यान रखिए। और विटामिन सी क्या होता है, तो एस्कॉर्बिक जो है, इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। अगला प्रश्न है, मछली के लीवर ऑयल में डैश प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, क्या पाया जाता है, तो विटामिन डी पाया जाता है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं, सामान्य जुकाम के इलाज के लिए किस विटामिन का उपयोग किया जाता है? किसका किया जाता है? तो विटामिन सी का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी का प्रयोग जुकाम में किया जाता है और घाव भरने में भी किया जाता है। पीछे मैंने बताया था घाव भरने में, तो किसका? विटामिन सी का प्रयोग किया जाता है। इसका रासायनिक नाम क्या है? तो एस्कॉर्बिक अम्ल इसका विटामिन क्या नाम है? रासायनिक नाम है। आगे बढ़ते हैं, पेलेग्रा डैश की कमी के कारण होता है। पेलेग्रा जो है किसकी कमी के कारण होता है? तो विटामिन बी3 की कमी के कारण होता है। विटामिन बी3 का रासायनिक नाम क्या है? नियासिन। नियासिन आप ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी एस्कॉर्बिक तो विटामिन सी। फोलिक एसिड तो विटामिन बी9 का रासायनिक नाम है। और राइबोफ्लेविन ये किसका नाम है? तो विटामिन बी2 का नाम है। ठीक है, आप इसको ध्यान रखिएगा। दोस्तों ये रहे आज के प्रश्न। थैंक यू फॉर वॉचिंग।